तो फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और मुझे नहीं लगता कि मैंने अपने पिछले वीडियो में अंग्रेज़ों की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, खासकर ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी थी, उसके बारे में अच्छे से डिस्कस किया है। तो मैंने सोचा कि इसके बारे में मुझे डिटेल में वीडियो बनानी चाहिए ताकि इसको आप समझ सकें। बेसिकली बात क्या है कि ये जो ऐसा टॉपिक है, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, ये ना सिर्फ यूजीसी में बल्कि हर एक सब्जेक्ट में, हर एक जैसे कोई भी एग्ज़ाम होता है, जैसे यूपीएससी होता है, पीसीएस का होता है, इस एसएससी का होता है, एनीथिंग यू वांट टू नो कि वहाँ पे यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। इट्स one of the most high yielding topic and most important area. So we are going to understand the land revenue policies of the British East India Company. तो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को समझने से पहले, उसको जहन में बैठाने से पहले, वी हैव टू कीप 3 to 4 थिंग्स इन आवर माइंड। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ थी वो इवॉल्व होती है, मतलब उसमें कोई रेवोल्यूशनरी चेंज नहीं आता है, बल्कि वो एक धीरे धीरे इवॉल्व होने वाली प्रोसेस है। जो पहले तो एग्जिस्टिंग जो मुग़ल लैंड रेवेन्यू सिस्टम था, पहले उस पर बेस था, देन उसके बाद धीरे धीरे ये अपने हिसाब से पॉलिसी को ले आते हैं और अपने लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, और जिसमें उनका जितना मकसद से सिर्फ इतना होता है कि जितना ज़्यादा वो लैंड रेवेन्यू जनरेट कर सके उतना ज़्यादा उनके लिए अच्छा होगा। तो अगर हम इस चीज़ को थोड़ा सा समझना चाहें तो पहले हमें मुग़ल लैंड रेवेन्यू पॉलिसी और जो प्री एग्जिस्टिंग जो पॉलिसी थी उसको समझते हैं। देखिए, थोड़ा सा हम छोटा सा ही चीज़ बताएंगे कि जो ब्रिटिश के आने से पहले क्या था कि जो स्टेट होती थी, यानी कि जो मुग़ल स्टेट होती थी, वही सिर्फ लैंड रेवेन्यू पॉलिसी को डिटरमाइन करती थी और उसी हिसाब से किसानों से और किसानों से कितना लैंड रेवेन्यू जनरेट करना है, किसानों से कितना पैसा लेना है, उसके बारे में पूरा एक बायोडाटा एक बनाया जाता था। अब इसमें दो चीज़ें होती थी। एक तो होता था कि रेवेन्यू असेसमेंट होती थी, और दूसरा जहाँ से रेवेन्यू जनरेट किया जा रहा है वहाँ से मतलब उस फील्ड की मेज़रमेंट क्या थी। तो टाइम टू टाइम ये मेज़रमेंट के मेथडोलॉजी में इवॉल्व होते रहा, और जैसे अलाउद्दीन के टाइम पे इसने लकड़ी का इस्तेमाल किया, काठी का इस्तेमाल किया, जिससे कि ज़मीन का माप किया गया। देन उसके बाद जो आपके मुग़ल टाइम पे आता है, तो मुग़ल टाइम के आने से पहले एक सिकंदर लोदी था, दिल्ली का सुल्तान, वो अपना एक अलग मापने वाला तरीका लाया था जिसे हम कहते हैं गजे सिकंदरी। तो इनफैक्ट अकबर के टाइम तक ये सिस्टम चलता रहा। तो उसके बाद फिर अकबर ने अपने हिसाब से आईने दह साला लाया, फिर उसमें ज़मीन को कैटेगराइज़ किया कि कौन सी ज़मीन कैसी थी। जैसे जैसे जिस कैटेगरी की ज़मीन होती थी उससे रेवेन्यू भी उसी हिसाब से जनरेट किया जाता था। और यहाँ पे इन सभी रेवेन्यू पॉलिसीज़ का, इन सभी लैंड रेवेन्यू सिस्टम का ये एक ख़ास कॉमन चीज़ ये होती थी कि यहाँ पे जो लैंड रेवेन्यू मतलब लैंड रेवेन्यू को जो कलेक्ट करता था, यानी कि जो ये सब टैक्स कलेक्ट करते थे, वो एक अथॉरिटी के, एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट अथॉरिटी के थ्रू होते थे, यानी कि एक स्टेट इस टैक्स को कलेक्ट करता था।
और यहाँ पे इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाता था कि जो किसान थे उनके ऊपर अम, इतना ज़्यादा टैक्स का बाउंडेशन या फिर इतना ज़्यादा टैक्स का असर ना पड़े कि जिससे वो किसानी करना ही छोड़ दें। तो एक ऑप्टिमल वे में टैक्स वसूल किया जाता था जिससे कि राज्य का खर्चा भी चल सके और किसानों को भी थोड़ा सा अपना राहत मिल सके। लेकिन जब इंग्लिश आते हैं तो वो इस चीज़ को थोड़ा सा बदल देते हैं। अब उनके बदलने की वजह ये रहती है कि एक तो इंग्लिश एक कंपनी के रूप में आते हैं और एक कंपनी का जो सोल पर्पस होता है वो एक मतलब प्रॉफिट अर्निंग होता है। तो अपने जो भी इंग्लैंड में बैठे हुए जो इनके शेयर होल्डर थे उनको डिविडेंड देना था। तो उस डिविडेंड को ये कैसे ले आएंगे? अब ऐसा तो है नहीं कि जो इन्हें शेयर दिए हैं वो खैरात में पैसा दिए हैं। अब कुछ पैसा दिए, कुछ अगर पैसा लगाए हैं तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी चाहिए भाई। हम कहीं भी पैसा अगर आज के दौर में लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं? क्योंकि हमारा यही सोल पर्पस होता है कि हम आज पैसा लगाए तो हमारा पैसा 4 का 6 हो जाए। सिंपल सी बात है। तो यही फंडा था उस वक्त के जो इंग्लैंड में बैठे हुए कंपनी के शेयर होल्डर थे, वो भी यही चाहते थे कि हमने अगर कंपनी में कुछ पैसा लगाया है, कुछ कैपिटल फ्लो ऑफ इन्फ्लक्स किया है, तो उसके एवज में हमें कुछ प्रॉफिट मिले। अभी प्रॉफिट कहाँ से जनरेट करते हैं? प्रॉफिट ये जनरेट करते हैं लैंड रेवेन्यू के थ्रू। क्योंकि बात दरअसल ये है कि आखिरकार जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एक इस टाइम पे एक मोनोपोलिस्टिक चार्टर कंपनी थी, राइट। और जो मोनोपोलिस्टिक चार्टर कंपनी होती थी वो ट्रेडिंग के अलावा भी बहुत सारे मामले देखती थी। और इसके पास ऐसा था कि इसके पास अपने कुछ इलाके भी थे, जैसे बंगाल, बिहार, उड़ीसा हो गया। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे इनके पास टेरिटरी आती गई, उसी हिसाब से इन्होंने अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी या लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन का जो तरीका था उसमें चेंज लाना शुरू किया। क्योंकि इनकी जो लैंड रेवेन्यू एक्सट्रैक्शन पॉलिसी थी वो एक जैसी कभी नहीं रही है। तो तो इस चीज़ को अगर हम समझें तो इस कहानी की शुरुआत होती है 1765 से। बात दरअसल ये है कि रॉबर्ट क्लाइव जो है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के ज़रिए सब चीज़ ईस्ट इंडिया कंपनी के फेवर में लेके चला आया है। अब उसका मेन चीज़ ये है कि बंगाल में एक ऐसे बंदोबस्त को कायम करना है जिससे कि ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके और उससे भी ज़्यादा इसका खुद का फ़ायदा हो सके। तो इसमें एक रॉबर्ट क्लाइव पकड़ता है एक बंदे को जिसका नाम रहता है मोहम्मद रज़ा खान। ये ढाका का एक दीवान रहता है, ढाका के नवाब का दीवान रहता है। और तो इसे यहाँ मुर्शिदाबाद बुला लिया जाता है और मुर्शिदाबाद बुलाने के बाद इसे नायब दीवान का रेवेन्यू में नायब दीवान का ओहदा दिया जाता है ताकि जल्दी से जल्दी इन अ हास्ट टू मैक्सिमाइज एक्सट्रैक्शन रेवेन्यू। तो ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे इसे इंट्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। यानी कि इसे एक प्रयोग के तौर पे इसे लाया जाता है जिससे कि लोगों को लगे कि जो कंपनी है वो मुगलिया अमले को ही फॉलो कर रही है। एक जो मुगलिया दस्तूर चला आ रहा है उसी को फॉलो कर रही है और अपना कोई नया दस्तूर नहीं ला रही है। इससे लोगों में एक तरीके से शक की जो गुंजाइश थी वो भी ख़त्म हो जाती है। अब इसमें क्या होता है कि जो रज़ा खान रहता है वो रॉबर्ट क्लाइव के जो भी कहता है उसी हिसाब से उसका लेखा जोखा रखता है। बेसिकली बात ये
इस 69-70 तक क्या होता है कि बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव की जो पॉलिसी रहती है, रेवेन्यू पॉलिसी, एक वसूल करने की जो पॉलिसी रहती है, वहाँ उसकी वजह से एक भीषण अकाल आ जाता है, भुखमरी आ जाती है। और इस अकाल में लगभग 1/3 आबादी बंगाल की वो ख़त्म हो जाती है। उसमें मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और यहाँ पे जो कंपनी के जो डायरेक्टर होते हैं, इस वजह से अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड भी पे नहीं कर पाते हैं। जिस उम्मीद में ईस्ट इंडिया कंपनी ने के शेयर धारकों ने पैसा लगाया था कंपनी में, वो पैसा ही नहीं मिलता है। तो शेयर होल्डर्स को लगा कि ये सब क्या चल रहा है, क्या सब नौटंकी हो रही है, आपने सब दिमाग ख़राब करके रखा है। एक तो कंपनी की माली हालत बिगड़ती जा रही है, और आप यहाँ पे बैठ के नवाबों की तरह अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है? तो इस चीज़ को वहाँ की जो पार्लियामेंट रहती है, वो एक सिलेक्ट कमेटी का गठन करती है, और इस सिलेक्ट कमेटी के गठन के तहत होता है कि पता चलता है कि भाई साहब, ये रॉबर्ट क्लाइव जो है यहाँ पे आके पूरा का पूरा घपला कर रहा है। और रॉबर्ट क्लाइव को टारगेट करने के लिए बलि का बकरा बनाया जाता है रज़ा खान को, और उसे करप्शन के झूठे इल्ज़ामात में उसे अरेस्ट कर लिया जाता है और उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। लेकिन इसका असल मकसद होता है कि 1771 में क्या होता है कि जो वारेन हेस्टिंग आता है, उसकी ये इच्छा होती है कि वो अपने कारिंदों को अपॉइंट करना चाहता है बंगाल में, और इससे वो एक तरीके से जो राजस्व मामला था, राजस्व के मामले थे, उसमें भारतीयों को पूरी तरह से बेदखल करने की उसकी एक ख्वाहिश थी। इसलिए इन 1772 ही इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू सिस्टम नोन एज द फार्मिंग सिस्टम। तो यहाँ पे वो फार्मिंग सिस्टम लाता है। यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर as the nomenclature suggested were to be in charge of revenue collection, while the revenue collecting right was farmed out to the highest bidder। तो बेसिकली ये जो फार्मिंग सिस्टम जो वारेन हेस्टिंग लाता है, ये 17 इसका जो सबसे पहला इस तरीके के बंदोबस्त के सबसे पहला एग्जांपल हमें देखने को मिलता है जब 1712 में मुग़ल बादशाह जहांदार शाह का जो वज़ीर था जुल्फ़िकार खान, वो इस तरह का बंदोबस्त लाता है, और इसे वो इजारेदारी व्यवस्था कहता है, इजारेदारी बंदोबस्त। इस बंदोबस्त के तहत ये होता है कि जो ज़मीन का जो मालिकाना हक होता है, वो जो एग्जिस्टिंग पीजेंट्स हैं, एग्जिस्टिंग टेनेंट्स हैं, उनसे छीन के उसका ऑक्शन किया जाता है, और इस ऑक्शन में जिसके जो ज़्यादा बोली लगाएगा ज़मीन उसकी। तो यहाँ पे ये चीज़ें होने लगती हैं। इस तरीके की चीज़ें जब होती हैं तो लेकिन फिर ये जो फार्मिंग सिस्टम होता है, ये बुरी तरीके से एपिक फेलियर साबित होता है, क्योंकि यहाँ पे जो किसान होते हैं, मतलब किसानों से ज़्यादा टैक्स वसूलने का एक कोशिश होती है, और ऐसा इस चीज़ को ध्यान में रखा ही नहीं जाता कि ये जो टैक्स वसूला जा रहा है, ये टैक्स आएगा कैसे। मतलब जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो मुग़ल टाइम पे ये होता था कि जो लोगों से कर वसूला जाता था, टैक्स वसूला जाता था, उसमें इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाता था कि टैक्स ऐसा ना हो कि सब ज़्यादा हो और आगे चल के वहाँ के उस इलाके के रहने वाले किसानों को कर देने में कोई परेशानी आगे आने वाले हो, और तो इस चीज़ का खासा ध्यान रखा जाता था। लेकिन अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने की जो इनके अंदर चुल मची हुई थी, उस चुल का नतीजा ये हुआ कि इन्होंने बेहिसाब तरीके से लोगों के ऊपर टैक्स का जो बर्डन था वो डालने लगे, और इससे क्या हुआ
इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए, और इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि यहाँ पे जो एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन थी वो एकदम पूरी तरह से बर्बाद हो गई। इस हालात को संभालने के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में भेजा गया, और ये चीज़ स्पेसिफिक मैंडेट इसको दिया गया कि ये जो भी राजस्व व्यवस्था में जो भी गड़बड़ी चल रही है उसको दुरुस्त करो, इसको लाइन पे लाओ। तो अब हम बात करते हैं राजस्व व्यवस्था के पहले सुधार की, जिसको हम कहते हैं परमानेंट सेटलमेंट, यानी स्थायी बंदोबस्त। स्थायी बंदोबस्त, इसी को हम कहते हैं जमींदारी बंदोबस्त। अब बात ये है कि जो कॉर्नवालिस था वो उसे एहसास हो गया था कि जो मौजूदा दस्तूर है, जो मौजूदा राजस्व का जो दस्तूर है, उससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं। इसकी वजह से जो मतलब देश में जितने भी राजस्व के जितने भी पैचेस हैं, मतलब फार्मिंग के जितने भी पैचेस हैं, इस दस्तूर से वहाँ पे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, और ऐसी प्रॉब्लम होंगी कि यहाँ से फ्यूचर में कोई भी लैंड रेवेन्यू जनरेशन पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो वो उसके दिमाग की एक उपज रहती है कि क्यों न ऐसा किया जाए कि ज़मीन से जो राजस्व है, मतलब जो राजस्व वसूली है, वो बहुत सारे किसानों के बजाय कुछ ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल से वसूल किया जाए जिनकी तादाद भी कम हो और जिनके जो आसानी से पैसा भी दे सकें। तो इन्हीं लोगों को कहा गया, इन लोगों को ज़मीन का मालिकाना हक दे दिया गया, और इन लोगों को कहा गया ज़मींदार। तो ज़मींदार के पास जब ये ज़मीनें आई तो उन्हें उसका स्थायी मालिक बना दिया गया। इसी को कहते हैं हम परमानेंट सेटलमेंट। हालांकि ये सोचना गलती होगी कि परमानेंट सेटलमेंट सिर्फ 1793 में आता है, नहीं, इसके पहले भी बहुत सारी कोशिशें की गई थी। जैसे इसमें पहला नाम आता है अलेक्जेंडर डाउ, हेनरी पटुलो, फिलिप फ्रैंकिस एंड थॉमस लॉ। ये सब भी इसी चीज़ को वकालत करते हैं कि जो ज़मीन का जो राजस्व है उसको परमानेंटली फिक्स कर दिया जाए। तो फिर इस तरीके से हम देखते हैं कि 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हमें देखने को मिलता है, यानी स्थायी बंदोबस्त। इसमें क्या होता है कि जो ये इससे उम्मीद की जाती है कि जो ज़मींदार होते हैं, यानी लैंडलॉर्ड होते हैं, वो पैसे को ज़मीन पे लगाएंगे। मतलब चूँकि यही होता था ना कि इजारेदारी हाईएस्ट, मतलब इजारेदारी सिस्टम तहत ये होता था कि जिसके पास ज़्यादा बिडिंग करेगा वो उसकी ज़मीन हो जाएगी। तो ये बिडिंग क्यों होती थी? बिडिंग इसलिए होती थी क्योंकि उसमें एक मियाद तय कर दी गई थी कि इस टाइम तक, इस तारीख को, इस टाइम तक आपको राजस्व दे देना है गवर्नर जनरल के ऑफिस में। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपका जो ज़मीन है आपको वो जब्त कर ली जाएगी, और उस ज़मीन जो जब्ती की गई है उसे फिर
नीलामी कर दी जाएगी, और नीलामी में जो अगेन जो हाईएस्ट बीडर लगेगा। तो इस वजह से क्या होता था कि जो किसान मतलब उस ज़मीन के जो मालिक होते थे वो ज़्यादा से मतलब वो कर देने के चक्कर में ज़्यादा से ज़्यादा पैसा वसूल करते थे, और इसका नतीजा ये होता था कि जो ज़मीनें होती थी वो उससे उपज भी ख़त्म हो रही थी, और फिर उससे जो एग्जिस्टिंग सिस्टम था वो भी काफ़ी ज़्यादा कोलैप्स हो रहा था। तो ये तय किया गया कि जो ज़मींदार हैं वो उनके पास परमानेंटली ये ज़मीन रहेगी, और ताकि वो उनको जो पैसा वो रहेगा वो लोगों को मतलब वो उस ज़मीन पे लगाएंगे ताकि ज़मीन की जो हालात है वो सुधर सकें। अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम सबसे बड़ी यही थी कि यहाँ पे जो टैक्स रेट था वो बहुत ज़्यादा था। यानी कि आप समझिए कि 11वें का 10वां भाग जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को ज़्यादा था, और सिर्फ ज़मींदार को सिर्फ 1/11वां हिस्सा मिलता था। तो अब इस हिस्से को बढ़ाने के लिए क्या करते थे ज़मींदार कि जो जगह जगह पे छोटे किसान थे उनसे बेतहाशा मतलब बड़ी बेदर्दी से कर वसूला जाने लगा। इससे हालात और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो हम इसके असर के बारे में और डिटेल से बात करेंगे कि इसका अल्टीमेट असर क्या होता है। लेकिन आप समझिए कि जो परमानेंट सेटलमेंट है वो एक ऐसा जाल बन गया, एक ऐसा सिस्टम बन गया कि जिस चीज़ से बचने के लिए आपने ये इस बंदोबस्त को लाया था उससे कहीं ना कहीं दूसरे रास्ते के सही मतलब आप समझिए कि आप एक हाथ से आप दाएं से कान पकड़िए, आप फिर बाएं से कान पकड़िए, दर्द कान को ही होना है। तो यहाँ पे तरीका बस बदला है, लेकिन किसानों का जो शोषण है वो नहीं बदला है, वो नहीं रुका है। तो यही जैसे एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ तो 1789-90 में जो एक स्टैंडर्ड फिक्स किया गया था कि 2 करोड़ 60 लाख रुपए जो है एक सालाना महसूल फिक्स किया गया था, सालाना टैक्स फिक्स किया गया था। और जो द रेवेन्यू डिमांड इन 1790 वाज just about 20% higher than what prevailed before 1757 in बीबी चौधरी। तो कुल मिला के कहने का मतलब है कि जो 1757 और 1765-93 का दौर था इसमें ये जो रकम थी ये एग्जिस्टिंग के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ये सब मैंने बता दिया कि प्रॉब्लम कंपनी के सामने थी किससे कलेक्ट किया जाए। मतलब तो यहाँ पे ये हुआ कि जो नवाब थे ये ज़मींदारों से टैक्स कलेक्ट करते थे। तो पहले नवाब थे तो नवाबों के दौर पे ज़मींदारों से टैक्स वसूला जाता था। इसी चीज़ को यहाँ पे फॉलो करते हैं, यहाँ पे भी ये चीज़ लागू की गई, इसीलिए इसको ज़मींदारी व्यवस्था करते हैं। तो ज़मींदार क्या करते थे, वो किसानों से जो छोटे किसानों थे उनको अपने ज़मीनों पे खेती करने को देते थे और वहाँ पे खेती करते थे, और जो मतलब किसान जो खेत से जो उपज होती थी उसका बड़ा हिस्सा किसानों से ज़मींदार अपने पास रख लेते थे। इसके अलावा कुछ और चार्जेस लगाते थे किसानों पे ये ज़मींदार, जैसे जिसे कहते हैं अबवाब हो गया। ये एक तरीके से एक्स्ट्रा लीगल चार्जेस होते थे जो कि ज़मींदार कलेक्ट करते थे। लेकिन क्या होता था कि इससे मतलब कुल मिला के ये है कि परमानेंट सेटलमेंट जो है एक तरीके से एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है बंगाल में जिससे कि पूरी तरीके से एक सिस्टमैटिक वे में जो पीजेंट्स थे उनका एक्सप्लॉयटेशन होने लगता है। और जो ये एक्सप्लॉयटेशन होता है ये सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ पर बेस करता है और वो रहता है ओनरशिप राइट अपने, चूँकि और ओनरशिप राइट से भी ज़्यादा रेवेन्यू का जो रेट था। ठीक, अब यहाँ पे एक चीज़ और है
अब ये परमानेंट सेटलमेंट लाया कहाँ जाता है, तो मैं एरिया बता दे रहा हूँ। बिहार, बंगाल, उड़ीसा और नॉर्दर्न सरकार, इसे नॉर्थ कोरोमंडल कहा जाता था या नॉर्थ कर्नाटक कहा जाता था। तो इन एरियाज़ में परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था और ये इनका जो टेरिटरी होती थी उसका 19% एरिया कवर करते थे। इसके अलावा जो तो ये सारी चीज़ें हमने बता दी कि इनके जो परमानेंट सेटल थे वो कैसे इनके काम करते थे। तो कुल मिला के बात यह है कि ज़मींदारों को जब ज़मीन का एक लौता मालिक या फिर उसे जब बड़ी बड़ी ज़मीनों के टुकड़े दे दिए गए, तो इससे क्या हुआ कि इससे जो छोटे किसान थे उनके ज़मीनों के जो अधिकार थे उसे बिल्कुल कम कर दिया गया, उसे इग्नोर कर दिया गया। तो किसानों के साथ जो पट्टा जिसे हम कहते हैं कि एक रिटर्न एग्रीमेंट होता था, जिसमें कि जो अथॉरिटी होती थी वो क्या करती थी कि वो किसानों को पट्टा देती थी और वो अथॉरिटी ये मतलब अथॉरिटी यानी स्टेट ये कहता था कि जो फला ज़मीन है उस पर किसानों का ओनरशिप राइट रहेगी। तो इस प्रथा को भी बंद कर दिया गया और इसे शायद ही कभी फॉलो किया जाता था ज़मींदार के द्वारा। तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगी और इसका क्या असर होता है हम अभी थोड़ी देर में इस पे बात करते हैं। तो though the settlement was a pro-zamindar, they too had to face a number of difficulties. As Daniel Thorner had argued, creation of a private property in land was a misnomer as the absolute ownership was retained by the imperial authority. माना जाता है कि ये जो ज़मींदारी व्यवस्था थी, ज़मींदारी बंदोबस्त था, ये ज़मींदारों के लिए ही था, लेकिन उन्हें भी बहुत सारी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। जैसा कि डैनियल थॉर्नर अपने मतलब इस जिक्र करते हैं कि जो किस प्राइवेट प्रॉपर्टी थी उस पे जो एब्सोल्यूट कंट्रोल था, एब्सोल्यूट ओनरशिप थी, वो कहीं ना कहीं जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही थी। तो कोई गारंटी नहीं थी कि जो भले उनको ज़मींदारों को परमानेंटली ये ज़मीनें दे दी गई थी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं थी कि उनसे आगे चल के ये ज़मीनें छीनी नहीं जाएंगी। तो इसका असर ये हुआ कि द रिज़ल्ट वॉज द फ्रीक्वेंट सेल ऑफ ज़मींदारी ईस्टेट बिटवीन 1794 एंड 1807, लैंड यील्डिंग अबाउट 41% ऑफ द रेवेन्यू ऑफ बंगाल एंड बिहार वॉज सोल्ड आउट एन ऑक्शन। तो कुल मिला के हमें ये आंकड़े देखने को मिलते हैं कि इसका असर ये होता है कि जो ये एक परमानेंट सेटलमेंट की वजह से बहुत सारे जो ज़मींदार होते हैं वो अपनी ज़मींदारी छोड़ के अपनी ज़मींदारी बेच के चले जाते हैं और उसकी जगह पे जो लोग आते हैं उन्हें रिप्लेस करते हैं, वो लोग बाहरी लोग होते हैं। बाहरी लोग कहने का मतलब कि उनका उस बंगाल की समाज में, उस बंगाली सोसाइटी में और वहाँ के कल्चर में उनका कोई ख़ास लगाव रहता नहीं है। तो इसलिए ये अंग्रेज़ों के हिसाब से कर वसूल करते हैं और ये इन्हें इस इलाके की कुछ खास ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। अब हम बात करते हैं एक और सेटलमेंट की जो इसको थोड़ा सा
सुधारने के लिए लाया जाता है। इसको कहते हैं रैयतवाड़ी सेटलमेंट। Lord Cornwallis expected that his permanent settlement or the zamindari system would be extended to other part of India as well. When the Lord Wellesley came to India, he and Henry Dundas of the Board of Control equally shared a faith in Bengal system, and in 1798, Wellesley gave order for extension to Madras presidency. तो यहाँ पे सेम चीज़ को लाने की कोशिश की जाती है कि जो परमानेंट सेटलमेंट है यानी स्थायी बंदोबस्त है वो मद्रास में भी इसको एक्सटेंड करने की कोशिश की जाती है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे बंगाल में ज़मींदारों की तादाद थी वैसे यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिलती है। तो फिर भी 1801 से 7 के बीच में मद्रास की जो प्रेसिडेंसी सरकार रहती है वो कुछ आइडेंटिफाई करती है, और जो वहाँ के जो पहले इजारे सिस्टम से होता था, फिर उसके बाद परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू वहाँ के जो एग्जिस्टिंग तो जो थोड़े बहुत जो ज़मींदार थे उनको आइडेंटिफाई करके उन्हें दिया जाने लगा। लेकिन ये चीज़ आगे बढ़ पाती, बट बिफोर दिस कुड गो ऑन वेरी फार इन ब्रिटिश ऑफिशियल सर्कल देयर वाज ग्रोइंग डिसइल्यूजनमेंट विद परमानेंट सेटलमेंट विच प्रोवाइडेड फॉर नो मीन्स टू रेज द इनकम ऑफ द गवर्नमेंट वाइल द इंक्रीज इनकम फ्रॉम लैंड वाज बीइंग गार्नर्ड बाय जमींदार। तो जो ये चीज़ आगे बढ़ पाती उससे पहले ही वहाँ की जो लंदन की जो अथॉरिटी थी उसको लगने लगा कि ये जो परमानेंट सेटलमेंट है इससे हम लोगों को मूर्ख बनाया गया है, इससे कुछ ख़ास फ़ायदा होता नहीं है, और इसने जो सरकार मतलब ज़मींदार थे वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा लेते जा रहे हैं और सरकार को कुछ खास इनकम हो नहीं रही है। तो इससे क्या होता है कि इसका असर ये होता है कि जो स्कॉटिश ऑफिसर रहता है जिसका नाम रहता है टॉमस मुनरो और माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन, वो कंपनी का जो रेवेन्यू अमला होता है उसको संभालने की कोशिश करता है, और यहाँ पे वो यूटिलिटेरियन आइडिया से प्रभावित होके, जो कि डेविड रिकार्डो की थी, उससे प्रभावित होके वो यहाँ पे लाता है रैयतवाड़ी सेटलमेंट मद्रास प्रेसिडेंसी में। रैयतवाड़ी सेटलमेंट जो होता है ये एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे अलेक्जेंडर रीड लाता है 12 महल डिस्ट्रिक्ट में बंगाल में, लेकिन इसे थॉमस मुनरो जो 1801 में कंटिन्यू करता है, और इसके तहत ये होता है कि ज़मींदारों की जगह यहाँ पे जो कर वसूलने की जो प्रक्रिया है वो सीधे सीधे किसानों से डायरेक्टली होती है। रैयत का मतलब ही होता है कि किसान, तो इसमें इसके तहत ये होता है कि जो किसानों से जो कर वसूलने की जो प्रोसेस है वो शुरू की जाती है। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये रहती है कि जो किसान अगेन यहाँ पे प्रॉब्लम ये रहती है कि ये काफ़ी ज़्यादा मतलब इसके टैक्स रेट हाई रहते हैं, मतलब इससे बहुत ज़्यादा, क्योंकि कंपनी है, कंपनी को अपने प्रॉफिट से ज़्यादा और कुछ दिखता नहीं है, लोग चाहे जिए चाहे मरे। बात तो सिंपल सी यही है ना कि लोग चाहे जिए चाहे मरे लेकिन कंपनी का प्रॉफिट होना चाहिए, कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को अपना डिविडेंड देना चाहती है। अब इसके लिए चाहे कितने लोगों को खून बहाना पड़े, तो इसलिए टैक्स रेट को बेहिसाब अपने हिसाब से जो भी इन्हें लगता था वो रख दिए, विदाउट कंसीडरिंग द फैक्ट कि वहाँ की जो ज़मीन थी वहाँ पे इतनी फर्टिलिटी या फिर वहाँ पे इतना ज़्यादा कृषि होता नहीं था, फिर भी वहाँ पे इतना इस तरीके से ऐसे किया। बेसिकली मैं बताऊँ तो इनका जो टेरिटरी था उसका 51% का से ज़्यादा का एरिया था जो जहाँ पे इनका असर था, मतलब जहाँ पे रैयतवाड़ी सेटलमेंट ही लाते हैं। तो ये एक काफ़ी ज़्यादा ख़राब सिचुएशन बन जाती है रैयतवाड़ी सेटलमेंट की। ख्वाहिश रहती है कि इससे रैयत से हम सीधे सीधे पैसा वसूलेंगे
टैक्स वसूलेंगे तो फिर कहीं ना कहीं कंपनी को फ़ायदा भी होगा और ये जो एक कंपनी की जो छवि थी वो सुधरेगी, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है और ये एक एपिक फेलियर साबित होता है। तो कोशिश करते हैं, मतलब कुल मिला के 1820 के आसपास ये थॉमस मुनरो लाने की कोशिश करते हैं रैयतवाड़ी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि बुरी तरीके से एक एपिक फेलियर ही साबित होता है और इसमें कुछ खास वो कुछ कर नहीं पाते हैं। फिर हम महालवाड़ी के बारे में बात करते हैं, इसके बाद हम इसके इन जो चीज़ें होती हैं उसके इम्पैक्ट्स के बारे में बात करेंगे। ये जो होते हैं इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो अब महालवाड़ी सेटलमेंट जो होता है वो 1822 में लाते हैं। कौन 1822 में लाता है? एक ऑफिसर रहता है जिसका नाम रहता है हल्ट मैकेंजी। ठीक है, 1822 में ये लाता है। और ये कहाँ पे लाता है? ये लाता है आपका इसका जो मेन एरिया रहता है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, मतलब आगरा और यूपी, मतलब आगरा और अवध का जो एरिया रहता है वो रहता है यूपी में। इसके अलावा थोड़ा बहुत एमपी का रहता है हिस्सा, इसके अलावा पंजाब रहता है। इसके तहत ये होता है कि जो महालवाड़ी सेटलमेंट होता है इसमें किसान न तो किसानों से और न ही ज़मींदारों से, बल्कि यहाँ पे जो 10-12 गांव होते हैं उन गांवों के मुखियाओं से टैक्स वसूला जाता है। और ये अगेन भारत इनका जो कंट्रोल था उसके 30% एरिया पे ये काम करता था। अब बात दरअसल ये है कि जो महालवाड़ी व्यवस्था थी इसका जो नॉमेनक्लेचर होता है वो आपका, अगर मैं बात करूं तो महाल से होता है। महाल का मतलब होता है कि एक ब्लॉक, तो उसके हिसाब से 12-14 गाँवों को एक ब्लॉक के तौर पे वहाँ एक 12-14 ब्लॉक को 12-14 गाँवों के एक ब्लॉक को उसमें बनाया जाता है और वहाँ से फिर उस एरिया के जो वो रहते हैं उससे कर वसूला जाता है। अगेन वही प्रॉब्लम है कि यहाँ पे भी टैक्स रेट बहुत ज़्यादा हाई रहता है और कोई खास मतलब इससे मैंने बताया ना कि इनकी जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी रहती है इसकी सबसे कॉमन चीज़ यही है इन तीनों में कि टैक्स रेट हाई है और चाहे जो ये लाते परमानेंट सेटलमेंट रैयतवाड़ी या महालवाड़ी, ये एपिक फेलियर ही होना था। तो इसका भी अंजाम एक एपिक फेलियर ही होता है। और इसका असर अब हम बात करते हैं, इसका इम्पैक्ट क्या होता है। तो जो भी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी रेवेन्यू पॉलिसीज़ रहती हैं, चाहे हम बात करें परमानेंट सेटलमेंट की, रैयतवाड़ी की, महालवाड़ी की, इनके जो भी डिटेल्स थे उसके हिसाब से इसके इम्पैक्ट में अगर हम बात करें तो एक ही चीज़ हुई और वो ये पूरे भारत के लोगों में मतलब पूरे भारत के किसानों की जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। वो गरीब थे पहले, वो और गरीब हो गए। उनके पास अब स्थिति ये हो गई कि भूखमरी की स्थिति पूरे बंगाल में पहले और फिर जहाँ जहाँ ये रूल किए वहाँ पे होने लगी। दूसरा असर ये हुआ कि गांव के गांव खाली हो गए क्योंकि कोई खेती करना ही नहीं चाहता था। तीसरे ये हो गए कि जो एग्रीकल्चर था उसका कॉमर्शलाइजेशन हो गया। अब कॉमर्शलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जो किसान थे उनसे अंग्रेज़ों ने सीधे सीधे कह दिया था, चाहे ज़मींदार के थ्रू या फिर चाहे महाल के मुखिया के थ्रू या फिर सीधे किसानों से, वो ये कहते थे कि देखो ऐसा है कि अपने एरिया में नगद यानी कैश क्रॉप्स ग्रो करो, नगदी फसल उगाओ ताकि हमें पैसा मिले। जब
क्योंकि इस तौर पे मैंने बताया ना, यूटिलिटेरियन असर होने लगा था। कॉर्नवालिस खुद भी एक संभ्रांत वर्ग से आता था, एक यूटिलिटेरियन आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा था। तो उसका सोल पर्पस यही था कि किसी तरीके से वो जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का जो फेज़ इंग्लैंड में चल रहा है, वो एक इंडिया को एक रॉ मटेरियल हब के तौर पे प्रोजेक्ट करना चाहता था, और उसके ज़रिए किसानों को फोर्स करता था बाई फोर्स कि आप अपने इलाके में हमारे लिए रॉ मटेरियल ग्रो करो, चाहे कॉटन हो, टी हो, कुछ भी हो, अब ग्रो करो, हमें दो। और इससे उनकी स्थिति जो है, जो फूड क्रॉप्स होते थे किसानों के पास, उसकी कमी हो गई, जिससे कि फर्दर महामारी और भूखमरी फैलने लगी और इसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो लैंड रेवेन्यू पॉलिसी लाई गई थी, वो एक न सिर्फ अटमोस्ट फेलियर थी, बल्कि कैटास्ट्रॉफिक थी। यहाँ के जो लोगों के लिए एक कृषि एक जीने का सहारा था, उस सहारे को बड़ी बेदर्दी से अंग्रेज़ों ने छीन लिया था। तो ये इसका कुछ असर हमें उनकी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज़ में हमें देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे, हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा कि अंग्रेज़ किस तरीके से अंग्रेज़ों के जो भारत में जो रूल करते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो रूल होती है, वो रूल का असर मतलब इंस्ट्रूमेंट क्या रहता है। इसमें हम लोग जुडिशियल सिस्टम की बात करेंगे, फिर इसके अलावा हम पुलिसिंग की भी बात कर लेंगे थोड़ी बहुत। तो ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में समझते हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।